कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है। गुणनखंडों को हम प्राकृत संख्याओं से शुरू करते हैं। एक संख्या इसके लिए लेते हैं 12। 12 को हम कितने ढंगों से अरेंज कर सकते हैं ये देखते हैं। एक ही पंक्ति में 12 के 12 संख्याएं हमने लगा दी। इस तरह से ये जो लिखने का तरीका होगा वो होगा 12 बराबर 1 गुना में 12। अब 12 को दूसरे किस तरह से लिखा जा सकता है वो हम देखें। 12 को दो पंक्तियों में 2 गुना 6 के रूप में लिखा गया और ये दूसरे तरीके से हमने 12 को गुणा के रूप में लिखा। अब और देखते हैं। 12 को 3 पंक्तियों में हमने लिखा और 4 स्तंभों में। 12 बराबर हो गया 3 गुना में 4। अब 12 को इससे अलग हम नहीं लिख सकते। 12 को हम देख लेते हैं कि हमने किस किस तरह से लिखा है। गुणनखंड के रूप में हमने पहले लिखा 1 गुना में 12, दूसरे में हमने लिखा 2 गुना में 6 और तीसरे में हमने लिखा 3 गुना में 4। यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 के सभी गुणनखंड क्या हो गए। 1 और 12 हो गए, 2 और 6 हो गए, 3 और 4 हो गए। हम देखते हैं कि 12 के सभी गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 हो गए। अब हम इनको दोबारा से एक बार समझते हैं। 12 के सभी गुणनखंड बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब हम 12 के अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना में 3 गुना में 2, 2 गुना 2 गुना 3। तो इनका गुणनफल आएगा 12। तो गुणनखंड क्या है? किसी संख्या को हम जब उसके छोटी संख्याओं के गुणा के रूप में लिखते हैं, उन छोटी संख्याओं के गुणन के रूप को हम गुणनखंड कहते हैं। हम पिछले अध्यायों में बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बीजीय व्यंजक 1 जमा में 4xz माइनस के 7x की 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 4xz और माइनस के 7x की 2 ये क्या है? ये सब पद हैं। और इन पदों के यदि हम देखें, पहले पद का ये 1 है, दूसरे पद को यदि हम तोड़ें तो इसको 4 को तोड़ते हैं 2 गुना 2 में और x और z, माइनस 7x की 2 को हम तोड़ेंगे माइनस का 1, 7 x और x में। ये क्या है? ये इन दिए गए तीनों पदों के गुणनखंड हैं। इस तरह से हम बीजीय व्यंजकों के पदों के गुणनखंड करना पहले से सीख चुके हैं। आइए, बीजीय व्यंजकों का क्या ज्योमितीय निरूपण हो सकता है? जैसे हमने 12 का ज्योमितीय निरूपण किया था। 3 गुना में x जमा 2। यदि हम 3 को और x की 2 को अलग अलग संख्याएं लें तो हम इसको किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई के रूप में ले सकते हैं। यहाँ देखें आप, ये आयत है,
इसकी ये लंबाई यदि हम x जमा 2 ले लें और ये चौड़ाई 3 ले लें तो इसका जो अक्षेत्रफल बनेगा वो पूरा का पूरा ये एरिया इसका अक्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप देखें इस अक्षेत्रफल को हम लिखेंगे 3x जमा में 6। इस अध्याय में हमने ये बीजीय व्यंजक इस तरह से दिया होगा 3x जमा 6 और इसके हमने इस तरह से गुणनखंड करने हैं। आइए कुछ और उदाहरणों से सीखते हैं। एक आयत हमें दी गई है, इसकी लंबाई x है और चौड़ाई 5 है। यहाँ पर आप देखें लंबाई x है और चौड़ाई 5 है। हम यूं भी कह सकते हैं कि एक भुजा इसकी x और एक भुजा इसकी 5 दी गई है। इसका अक्षेत्रफल हमारे पास आ गया 5x। एक और आकृति हम लेंगे, उस आकृति में हमारी एक भुजा तो 5 ही है और दूसरी भुजा हमारी y हो गई। ये भुजा हमारी y हो गई। अब आप देखें इस आकृति का अक्षेत्रफल भी 5y होगा। यदि हम इन दोनों आकृतियों के अक्षेत्रफलों को जोड़ दें तो हमारे पास एक बीजीय व्यंजक आएगा, वो आएगा 5x जमा में 5y। यदि हम इस 5x जमा 5y के गुणनखंड करना चाहें तो हम देखते हैं कि इस आकृति में ये पूरी की पूरी हमारे पास जो लंबाई है वो है x जमा में y और दूसरी जो लंबाई हमारे पास भुजा की है वो है 5। तो हम लिख सकते हैं 5 गुना में x जमा y। तो हम लिखेंगे 5 गुना में x जमा y और ये 5 गुना में x जमा y क्या हो गया? दिए गए बीजीय व्यंजक 5x जमा 5y का गुणनखंड हो गया। तो यहाँ से हम सीखते हैं कि ज्यामितीय निरूपण से हम किस तरह से बीजीय व्यंजकों को बना सकते हैं और किस तरह से बीजीय व्यंजकों का हम ज्यामितीय निरूपण कर सकते हैं और उनके गुणनखंड कैसे किए जा सकते हैं, हम इनका आपस में संबंध तय कर देते हैं। कुछ और उदाहरण लेते हैं बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। यहाँ हम देखें 3x और 4x किसी आयत की भुजाएं हैं, इनका अक्षेत्रफल होगा 12x की 2। एक और हम 3x और 1 इकाई का आयत लेते हैं और इसका क्षेत्रफल होगा 3x एकम 3x। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास द्विपद का एक बीजीय व्यंजक आएगा और बीजीय व्यंजक है 12x की 2 जमा में 3x। अब हम इस दोनों आकृतियों को यदि इकट्ठा जोड़ दें, हम पहली आकृति को नीचे लेके आएंगे और दूसरी आकृति की भी कॉपी हम लेके आएंगे। दोनों को एक साथ हमने जोड़ दिया, ये एक साथ जुड़ जाएंगी क्योंकि इन दोनों की एक भुजा 3x है। तो ये जो भुजा है ये 3x है, इसलिए इन दोनों की मैचिंग हो गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी हो गई। आप देखें ये 4x और ये 1, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 3x है और इनका जोड़ आ जाएगा हमारे पास 4x जमा में 1। अब हमारे पास इनका लिखने का जो दूसरा तरीका आ गया 3x गुना में 4x जमा में 1 और ये 3x जमा में 4x जमा 1 और कुछ भी नहीं है, ये 12x की 2 जमा में 3x का गुणनखंड है। अभी हम 4x - 6 को देखें। यहाँ पर
इसको एक आयत के रूप में व्यक्त करने के लिए इसकी एक भुजा 2 और दूसरी भुजा 2x माइनस के 3 है। तो हम लिख सकते हैं 4x माइनस 6 बराबर 2 गुना में 2x माइनस के 3। इस तरह से 4x माइनस 6 के हमने गुणनखंड कर दिए। अब हम अगला देखते हैं 6xy माइनस के 4y एक बीजीय व्यंजक है। हमने इसके गुणनखंड करने हैं, तो पहले हम 6x के xy के गुणनखंड 3x गुना में 2y कर दिए और माइनस के 4y के 2 गुना में 2y कर दिए। हम देखते हैं कि दोनों पदों में 2y और 2y ये कॉमन है। अब हम इस 2y को कॉमन ले लेंगे। पहले पद में से 3x रह गया और दूसरे पद में से माइनस के 2 रह गया। अब हम 2y गुना में 3x माइनस 2 को क्या आगे और छोटा कर सकते हैं? तो उत्तर आएगा नहीं। तो जिन संख्याओं को हम और आगे छोटा नहीं कर सकते थे उनको हम बोलते थे अभाज्य गुणनखंड। तो बीजगणित में इस अभाज्य के स्थान पर हम अखंडनीय का प्रयोग करेंगे। हम बीजीय व्यंजकों में अभाज्य के स्थान पर अखंडनीय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनके आगे और खंड नहीं किए जा सकते। गुणनखंड क्या है? हम बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करते हैं तो हम उसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ये 2y 3x माइनस के 2 को हम देखें, यहाँ पर 2 एक संख्या है, y एक बीजीय चर है और 3x माइनस के 2 एक बीजीय व्यंजक है। गुणनखंड के रूप में संख्या भी हो सकती है, बीजीय चर भी हो सकता है और बीजीय व्यंजक भी हो सकता है। सार्वगुणनखंड विधि से हम 5ab जमा में 10a के गुणनखंड करेंगे। 5a के गुणनखंड हमारे पास हो गए 5 गुना में a गुना में b, और इसी तरह से 10a के गुणनखंड हमारे पास होंगे 2 गुना में 5 गुना में a। यहाँ हम दोनों पदों के गुणनखंडों में देखते हैं 5 और a, 5 और a ये सारों गुणनखंड हैं। अब हम 5a जमा 10a को लिख देंगे। 5ab के गुणनखंड 5 गुना में a गुना में b जमा में 10a के गुणनखंडों को लिखेंगे 2 गुना में 5 गुना में a, जो हमने ऊपर कर लिए हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो सारों गुणनखंड हैं उनको इकट्ठा कर देंगे। 5a गुना में b जमा में 5a गुना में 2। हम इन 5a को अभी से भी बाहर ले सकते थे, इन सारों गुणनखंडों को, लेकिन हमने एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि अच्छे से समझ आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, इस 5a को और 5a को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास रह गया b और यहाँ से हमारे पास जमा का 2। 5a गुना में b जमा में 2। क्या हम इसका ज्योमितीय निरूपण कर सकते हैं? आइए देखते हैं। एक आयत है, इस आयत में ये जो भुजा है ये हमारी यहाँ तक की लंबाई b है और यहाँ तक की लंबाई 2। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारे पास आ जाएगी b जमा में 2। फिर हम a भुजा की और b जमा में 2 भुजा की एक आयत लेते हैं। इस आयत को हम आगे आगे बढ़ाते जाते हैं
तो इस कुल लंबाई में हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 5 आयतें आ गई। तो 5 को ए को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 5a। तो हमारे पास ये लंबाई आ गई 5a। इस तरह से इस आयत का क्षेत्रफल हम लिखेंगे 5a गुना में b जमा में 2। 5a गुना में b जमा 2, ये इसका ज्योमितीय निरूपण हो गया। पदों के समूहन द्वारा गुणनखंड 6xy माइनस के 4y जमा का 6 माइनस के 9x को हम यहाँ 6xy माइनस 4 को लेंगे। इस 6xy माइनस 4y के गुणनखंड करेंगे जो हम पहले सीख चुके हैं। दोनों को 3x गुना में 2y माइनस के 2 गुना में 2y। 2y दोनों में ही कॉमन आ गया है, तो 2y कॉमन लेकर 3x माइनस के 2 से गुणा कर देंगे। फिर आगे हम दो पदों का फिर समूह बना लेंगे। इस तरह से समूहन कहेंगे इसको। इन दो पदों के समूह को लेकर हम इनके गुणनखंड करेंगे। 6 का गुणनखंड 3 गुना में 2 और माइनस के 9 का गुणनखंड 3 गुना में 3x। 3 यहाँ दोनों में ही कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। इस 3 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से माइनस का 3x आ गया। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। आइए इसको हम कैसे करेंगे। फिर हम 6xy माइनस 4y माइनस 9x जमा 6 लिख लेंगे। इस माइनस 9x को हम पहले लिख लेंगे। अब 6xy माइनस 4y के गुणनखंड हमें पता है, 2y गुना में 3x माइनस 2 और माइनस के 9x जमा में 6, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा और 3x माइनस 2 अंदर। अब हम देखते हैं कि इन दोनों समूहों में ये 3x माइनस का 2 और 3x माइनस का 2 कॉमन गुणनखंड है। अब हम इस कॉमन गुणनखंड को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास रहेगा, यहाँ से रह गया 2y और यहाँ से रह गया माइनस का 3। तो 3x माइनस 2 गुना में 2y माइनस का 3, ये हमारे पास गुणनखंड आ गया। पुनः समूहन क्या है? पिछले सवाल में भी हमने पुनः समूहन किया था। अब इस सवाल में उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ हम 2xy जमा 3 जमा 2y जमा 3x को देखें। यहाँ पर पहले दो पदों में और पिछले दो पदों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इनके यदि हम गुणनखंड करें तो कोई भी गुणनखंड हमारे पास उभयनिष्ठ नहीं आएगा। इसलिए हम अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ओरल कैलकुलेशन से इन पदों को आगे पीछे इस तरह से रख लेंगे ताकि इनके ठीक समूह में गुणनखंड आ जाएं और वो गुणनखंड दो दो पदों में व्यक्त होने के बाद उनमें से कुछ कॉमन भी आ जाए। तो उसको करने के लिए हमने क्या किया, 2xy जमा में 2y को इकट्ठा कर लिया और 3x जमा 3 को इकट्ठा कर लिया। अब हम आसानी से इनके गुणनखंड कर सकते हैं। 2y गुना में x जमा 1 जमा में 3 गुना में x जमा 1। यहाँ x जमा 1 और x जमा 1 ये हमारे पास कॉमन गुणनखंड आ गया। तो x जमा 1 को कॉमन लेंगे तो 2y जमा के 3 हमारे पास आ गया गुना में। इस तरह से x जमा 1 गुना में 2y जमा में 3 ये हो गए दिए गए बीजीय व्यंजक के गुणनखंड। इन समूह पदों के समूह को आगे पीछे करके, पुनः का मतलब दोबारा से व्यवस्थित करके समूह बनाना कहलाता है पुनः समूहन। आज के इस गणित के कक्षा में हम अब सीखेंगे चॉक बोर्ड का प्रयोग करते हुए गुणनखंड।
अभी तक हम किसी बीजीय व्यंजक के पदों के बारे में सीख चुके हैं, उसके गुणनखंडों के बारे में सीख चुके हैं और उनके गुणांकों के बारे में सीख चुके हैं। अब कुछ प्रश्नों को हल करते हुए इस पूरे की दोहराई करेंगे। 36 और 12x, हमारे पास ये दो संख्याएं हैं। 12 का हम गुणनखंड करेंगे, 12x का गुणनखंड हमारे पास हो गया 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और गुणा में x। इसी तरह से 36 के हम गुणनखंड करेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। अब आपने क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के सारों गुणनखंड आपने निकालने हैं। सारों गुणनखंडों को हम निकालना अच्छी तरह से सीख चुके हैं, छठी कक्षा से हम करते आए हैं। जो सभी में है, तो दो संख्याएं हैं तो दोनों में जो गुणनखंड है, आप देखें कि ये 2 इसमें भी है और इनके 36 के गुणनखंड में भी है। अगला 2 12x के जो गुणनखंड में है वो 36 के गुणनखंड में भी है। आगे आप देखें 3, ये 3 12x का गुणनखंड है तो 3 यहां 36 के गुणनखंड में भी है। x 12x के गुणनखंड में तो है लेकिन 36 के गुणनखंड में ये नहीं है। तो सारों गुणनखंड हमारे पास क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये हमारे पास आ गया 4 तिया 12 इसका सारा गुणनखंड। इसको हम क्या करेंगे, 36 और 12x इनको हम अलग अलग पद मानकर एक बीजीय व्यंजक बनाते हैं। 12x जमा में 36। अब आप देखें 12x जमा 36 ये एक बीजीय व्यंजक हो गया जिसके 2 पद हैं। इस द्विपद के गुणनखंड कैसे करें, हम शुरू करते हैं। 12x के गुणनखंड क्या आए थे हमारे पास, ये आए थे। अब इस 12x के गुणनखंड को हमने क्या लिख लिया, 12 गुना में x, और यहां पर इस 36 के जो गुणनखंड आए थे उसमें भी 12 गुना में 3, यानी कि 12x जमा में इस 36 को 12 गुना 3 लिख सकते हैं। हमने पहले ही देख लिया था कि ये 12 जो है वो क्या है, दोनों पदों का सारा गुणनखंड है। तो इस 12 को हम यहां कॉमन ले लेंगे, तो 12 को इससे भाग देंगे तो ये 12 एकम 12 और ये बच गया हमारे पास x, जमा में ये 12 भी भाग देंगे तो ये यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 3। तो 12 गुना में x जमा में 3, ये हमारे पास गुणनखंड आ गए किसके, 12x जमा में 36 के। इस तरह से हमने सीखा कि एक एक पद का हम किस तरह से गुणनखंड करेंगे, और फिर 2 पद हों या 2 पद से अधिक की भी जो संख्याएं होंगी उनको भी हम हल करना सीखेंगे। एक और प्रश्न लेकर हम 10x की 2 माइनस 18x की घात 3 जमा में 14x की घात 4, ये एक त्रिपद बीजीय व्यंजक है। इसके गुणनखंड हम करते हैं। पहले हम एक एक पद के ही गुणनखंड करेंगे, बराबर इस 10 को हम क्या लिख देंगे, 2 गुणा में 5 गुणा में x गुणा में x, माइनस के 18 को हम लिखेंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में x गुणा में x गुणा में x, 14x की घात 4 है, जमा में 2 गुणा में 7 गुणा में
x गुणा में x गुणा में x गुणा में x। अब क्या करेंगे, आप देखें कि कॉमन क्या क्या है। ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इस 2 को हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद 5 इसमें है, ना इसमें है और ना इसमें है। 5 को छोड़ेंगे, 5 से ज्यादा x इसमें है, x यहां पर भी है और x यहां पर भी है। उसके बाद फिर x यहां इसमें है, एक गुणनखंड x इसमें भी है और एक गुणनखंड x तीसरे पद में भी है। तो एक x ये हो गया और एक x ये हो गया, तो x गुना x। अब हम क्या करेंगे, जिनके ऊपर चिन्ह लगे हुए हैं उनको छोड़कर बाकी जो कुछ भी बचा उसको हम ब्रैकेट में अंदर लिख लेंगे। 5 यहाँ चिन्ह घटा का रहेगा, 3 की 3 के साथ गुना 9 और ये क्या रहेगा x, और अब 7 की और x गुना x की गुना, तो ये हो जाएगा जमा का 7 x गुना x, x की 2। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 2 x की घात 2 5 घटा में 9x जमा में 7x की घात 2। ये हमारे पास इस त्रिपद के गुणनखंड आ गए। और जहां हम संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड बोलते थे, अभाज्य जो उससे आगे भाग नहीं हो सकता, ठीक बीजगणित में हम इनको अखंडनीय बोलेंगे कि इसके अब आगे और खंड टुकड़े नहीं हो सकते। तो हमारे पास ये एक अभ्यास के साथ हमने 10x की 2 माइनस 18x की 3 जमा में 14x की घात 4 को हल करके देखा। तो हल करने के बाद गुणनखंड आपके पास आया 2x की घात 2 ब्रैकेट 5 घटा में 9x जमा में 7x की 2। प्रश्न हम करेंगे 7x जमा के 42। इसके गुणनखंड कैसे करें। हमारे पास 2 पद है, एक ये पद है और एक ये पद है। इसके हम 7 और x, 7 अभाज्य संख्या है, इसके और गुणनखंड नहीं हो सकते, जमा में इसके हम 7 गुणा में 6 लिख लें। 6 हालांकि अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन पहली में जो संख्या है हम उसकी गुणा में यदि गुणनखंड कर लेंगे तो वो पर्याप्त रहेगा। अब आप देखेंगे दोनों में 7 जो है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब इस 7 को हम पूरे से भाग देके उसको बाहर ले लेंगे। 7 इसको भाग करेंगे तो ये x रहेगा, जमा में यहां पर 6 रहेगा। तो 7 गुणा में x जमा 6, 7 अभाज्य है और x जमा 6 भी अखंडनीय है, इसके आगे खंड नहीं हो सकते। तो ये इसके 7x जमा 42 और के गुणनखंड आ गया 7 गुणा में x जमा में 6। x की 2 yz जमा x y की 2 z जमा x y z की घात 2। ये एक दूसरा बीजीय व्यंजक हम लेते हैं। इसमें 3 पद हैं। हम तीनों पदों में क्या देखते हैं, x y और z तीनों में कॉमन है। x की घात यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर x की घात 1 है, तो x की घात 1 ही हम कॉमन लेंगे। यहाँ y की घात 1 है, तो y की घात 1 ही कॉमन लेंगे। और यहाँ z की घात इन दोनों में 1 है, लेकिन इसमें 2 है, तो 2 का नहीं, कम से कम घात जिस पद में होगी उसी को हम कॉमन लेंगे, क्योंकि वह गुणनखंड सभी पदों में है। x y z हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर हमारे पास ये बच गया x जमा में यहां से बचेगा y और यहां से बचेगा z। तो इस तरह से
x जमा वाई जमा जेड गुना में एक्स वाई जेड दिए गए बीजीय व्यंजक का गुणनखंड आ गया। एक और प्रश्न लेते हैं। x की घात 2 जमा एक्स वाई जमा 8x जमा 8y। यहां पर 4 पद दिए गए हैं और इन चारों पदों में से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, ना चर है ना अचर है, जो सभी में कॉमन हो। अब इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करेंगे, समूहन कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसके 2 की ग्रुपिंग और इन 2 की ग्रुपिंग करेंगे। जैसे जैसे हमारा अभ्यास हो जाएगा, उस अभ्यास के अनुसार हम ये अच्छी तरह से सीख जाएंगे देखते ही कि हमने समूहन कैसे करना है। बराबर अब हमें यहां आसानी है कि इसमें x कॉमन आ जाएगा, x जमा में y। अब यहां इस ग्रुप में भी हमारे पास 8 गुना x है और 8 गुना y है, तो 8 इस दोनों में गुणनखंड है, तो 8 को हम बाहर ले लेंगे कॉमन और अंदर x जमा में y। हम इन 2 पदों के रूप में इनको अब देखेंगे और इन दोनों पदों में x प्लस वाई यहां पर भी है एक गुणनखंड के रूप में और x प्लस वाई यहां पर भी है एक गुणनखंड के रूप में। तो हम इसको x प्लस वाई को ले लेंगे कॉमन, तो यहां से हमारे पास यहां से आ गया x और जमा का 8 आ गया यहां से। अब आप ये समझें कि ये यहां से कैसे आया। हमने क्या किया है, इस पूरे पद को x जमा वाई के साथ भाग कर दिया, तो x जमा वाई के साथ भाग करने पर ये x जमा वाई एकम x जमा वाई पे चला गया और बाकी x बच गया, गुणा में x बच गया। तो यहाँ भी ये 8 की और इसकी गुणा है, जब इसको हम बाहर ले लेंगे भाग कर देंगे तो यहाँ पर शेष रहेगा 8। तो हमारे पास गुणनखंड आ गए x जमा वाई गुणा में x जमा में 8। अब हम एक और प्रश्न के द्वारा पुनर्समूहन को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रीग्रुपिंग, उसको भी जानेंगे और रीग्रुपिंग करके इस दिए गए बीजीय व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। हमारे पास क्या है, 15pq 3 गुणा में 5pq जमा में यहां पे भी 3 गुणा में 5 जमा यहां पे 3 गुणा में 3q और जमा में 5 गुणा में 5p। ये हमने चारों के 4 पदों के गुणनखंड बना लिए। अब इन गुणनखंडों में हम देखते हैं कि यदि ये पहले 2 पद हम लें, यहां पर 15 कॉमन आ जाएगा और बाकी का pq जमा 1 रहेगा, लेकिन यहां पर इनमें कोई भी गुणनखंड नहीं आता है, तो हमारा जो मकसद है वो पर्पज सोल्व नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको आगे पीछे बदल के देखेंगे और आगे पीछे बदलने को ही कहते हैं पुनर्समूहन, रीग्रुपिंग। अब हम क्या करेंगे, 3 इसमें भी q है और 3 है, यहां पर भी 3q है, तो यहां हम इस 3q गुणा में 5p जमा में इसको आगे ले आएंगे, 3 गुणा में 3q। अब इसको जमा में 5 गुणा में 5p और जमा में इसको हम पीछे ले जाएंगे 3 गुणा में 5। अब आप देखें कि 3q इसमें और इसमें दोनों में उभयनिष्ठ है, तो एक ग्रुप हमने ये बना लिया और यहां से 3q को कॉमन लेने के बाद 5p जमा में 3 रहा। उसके बाद आप यहां देखें, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 कॉमन गुणनखंड है, जमा के 5 कॉमन लेंगे तो 5p जमा का 3। ये हमारे पास इन 2 पदों के गुणनखंड आए।
अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक पद के रूप में और इस पूरे को एक पद के रूप में देखेंगे, क्योंकि ये गुणा में है। अब यहाँ ये गुणनखंड और ये गुणनखंड ये दोनों में कॉमन है, तो हम इस गुणनखंड 5p जमा 3 को सारे से भाग करेंगे, तो ये 3q जमा में ये जमा के साथ आएगा 5। इसका जो चिन्ह है वो चिन्ह भी हमने ध्यान से लगाना है, ये गलती बहुत बार बच्चों से होती है। तो 3q जमा में 5 ये आपका गुणनखंड आ गया दिए गए बीजीय व्यंजक का, और दिए गए बीजीय व्यंजक को हमने पदों को आगे पीछे सेट करके हमने इनकी ग्रुपिंग की। इसी ग्रुपिंग को हम बोलते हैं पुनः समूहन। एक और प्रश्न हम लेंगे, और इस प्रश्न में ax प्लस bx माइनस ay माइनस by 4 पद दिए हुए हैं, और चारों पदों में से हम देखें कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, चारों पदों के गुणनखंड अलग अलग हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं, समूहन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, पहले 2 पदों की पिछले 2 पदों की, और उन पहले 2 पदों को और पिछले 2 पदों को हम अपने हिसाब से ऐसे सेट करेंगे कि उनमें से कुछ कॉमन आ जाए, और बाकी का जो गुणा में रहे वो दोनों पदों में समान आ जाए। तो यहाँ पर इसकी हमने जब ग्रुपिंग की तो दोनों में x कॉमन है, तो x हमने बाहर ले लिया, a जमा में b। यहाँ पर आप देखें कि दोनों में y है और दोनों में माइनस भी है, तो माइनस y हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस y जब बाहर आएगी तो a रह जाएगा हमारा जमा का, और b भी हमारा जमा का रह जाएगा, क्योंकि इसके जो गुणनखंड होंगे तो माइनस y गुणा में a, इस माइनस y को हमने बाहर ले लिया, तो अंदर जमा का a रह गया। ठीक इसके भी गुणनखंड हमने क्या किया, माइनस y गुणा में b। यदि अभी भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप और इसको क्या कर सकते हैं, माइनस 1 गुणा में y गुणा में a। हमने इस माइनस 1 और y दोनों को ले लिया, तो माइनस 1 और y की गुणा करेंगे तो माइनस की y होगी, तो माइनस y को कॉमन ले लिया। अब हमारे पास इस पद में a जमा b और इस पद में भी a जमा b कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हम a जमा b कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास x माइनस का y शेष रह जाएगा। तो इस तरह से इस दिए गए बीजीय व्यंजक के भी हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी